चलिएगा, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, दिस वाज द वेरी फेमस पॉलिसी जिसे ब्रिटिशर्स हमेशा फॉलो किया करते थे। जब तक उन्होंने शासन किया तब तक भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति का ही क्या किया है, पालन किया। ठीक है, तो हम समझते हैं कि किस तरह से इस पॉलिसी को इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बाद अपनाया और किस तरह रिवोल्ट के पहले इस पॉलिसी पर उन लोगों ने काम किया। तो आप लोग जानते हैं कि भारत को जो उन्होंने कॉन्कर किया है, भारत को जो उन्होंने जीता था, वो एक शासक और दूसरे शासक को आपस में लड़वा कर ही जीता था। चाहे आप लोगों ने हिस्ट्री देखी है, उसमें आप लोग देखते हैं लेक्चर नंबर शायद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैंने 4th या 3rd टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया, अंग्रेजों की भारत पर विजय। और जो विजय उन लोगों ने इंडिया पर हासिल की है, उसमें जब हम देखते हैं कॉर्नेटिक वॉर्स हों, चाहे बंगाल पर विक्ट्री हो, जब हम बंगाल विजय देखते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से मीर जाफर को चालाकी के साथ अपनी ओर कर लिया, कई सारे ऐसे सपोर्टर्स हासिल कर लिए लालच दे देकर, जो सिराजुद्दौला की हार का कारण बने। ठीक है, तो बंगाल पर चालाकी से विक्ट्री हासिल की। इसके बाद हम देखते हैं तो जो उन्होंने मराठा विक्ट्री हासिल की है, उसमें पेशवा को सपोर्ट किया, रघुनाथ राव को सपोर्ट किया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय पर। ठीक है, तो इस तरह से ना इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे शत्रुओं को आपस में सपोर्ट करके इस तरह से उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया था, भारत को जीता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत पर जो विजय हासिल की है, वो एक दूसरे शासकों के खिलाफ एक दूसरे को भड़काकर, एक दूसरे का सपोर्ट करके आखिरी में उनको हराकर इंडिया को विजिट किया था, इंडिया को जीता था। और इंडिया की विक्ट्री में सबसे बड़ा रोल इंडियंस का ही था। इंडियन आर्मी या इंडियन सोल्जर्स के माध्यम से ही उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया था, भारतीयों को जीता था। और इंडियंस क्यों सपोर्ट कर रहे थे, भारतीय जो सिपाही थे वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर उस समय तक एक राष्ट्रीय या फिर हम बात करें एक देश हित की जो भावना थी, उस समय तक वो भावना उत्पन्न ही नहीं हुई थी, वो भावना पैदा ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो उनको ये पता नहीं था कि अगर अवध के या बिहार के जो सिपाही थे, वो जब पंजाब को जीतने के लिए जाते थे, जब वो महाराष्ट्र को जीतने के लिए जाते थे, ठीक है, जब वो किसी दूसरी टेरिटरी को जीतने जाते थे, तो उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि वो अपने देश के नुकसान कर रहे हैं, अपने देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज दैट टाइम द नेशनलिटी इज नॉट डेवलप्ड, द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी वॉज नॉट डेवलप्ड। तो उस समय तक राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो विकसित ही नहीं हुई थी इंडियंस के अंदर। यही कारण रहा कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। ठीक है, और वो धीरे धीरे डेवलप होती है, उसके डेवलपमेंट या वो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है। 1857 के रिवोल्ट के समय देश के लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुई, उसके बाद भी कुछ इवेंट्स में, और धीरे धीरे जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो धीरे धीरे पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1800, हाँ, तो मैंने कहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत की बात की जाए तो सबसे पहले जो उन्होंने भारत को जीता था, तो उसमें इंडियन रूलर्स को की जो दुश्मनी थी उसका फायदा उठाकर एक दूसरे को लड़ाकर इंडिया को कॉन्कर किया था। ठीक है, 1858 के बाद, 1858 के बाद, 1858 के बाद जनता के खिलाफ राजाओं को, एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, एक समूह के खिलाफ दूसरे समूह को, इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को भड़काया है, एक दूसरे को लड़वाया। ठीक है, और सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो ये है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, तो जब हम इस फेज में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पे राजा और राजा के बीच की बात नहीं होती है, वो पहले हो रही थी। यहाँ पे बात होती है राजा और प्रजा के बीच में विद्वेष पैदा किया, एक समूह दूसरे समूह के बीच में, एक जाति दूसरी जाति, एक धर्म दूसरे धर्म। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के खिलाफ किसको खड़ा किया, हिंदू को खड़ा किया। इट मीन्स हिंदू मुस्लिमों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश की, उनके बीच में कलह पैदा करने की कोशिश की है किसने, ब्रिटिशर्स ने। और ये कई प्रकार से या कई तरह से इन्होंने करने की कोशिश की, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सोशल रिफॉर्म्स की बात करें। ठीक है, हर जगहों पर इन्होंने फूट डालने की क्या की गई है, कोशिश की है। चाहे हम
इलेक्शंस की बात करें तो हर जगह पर सांप्रदायिकता का फायदा उठाया है भारत में, और सबसे पहले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश की गई। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान अगर बात की जाए, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात की जाए, तो हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी, जो यूनिटी थी, वो आफ्टर रिवोल्ट पूरी तरह से इन लोगों ने क्या कर दी थी, या उसमें दरार डालने की काफी ज्यादा कोशिश की गई थी, और दरार डाल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर 1857 और ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857 जो यूनिटी हिंदू मुस्लिम के बीच में थी वो समाप्त हो चुकी थी, या उसे समाप्त करने की पूरी कोशिश करने पर अंग्रेज तुले हुए थे, और उन्होंने इसका कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अच्छा, ये क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि जो राष्ट्रवादी आंदोलन इंडिया में धीरे धीरे प्रोड्यूस हो रहा था, जो राष्ट्रवादी भावनाएं इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, ठीक है, अगर उस उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना है तो उसके लिए इंडियंस की जो यूनिटी है, इंडियंस की जो एकता है, उसको क्या करना होगा, उसको तोड़ना होगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इस चीज को समझते हैं, ब्रिटिशर्स इस चीज को जानते हैं कि यदि नेशनल मूवमेंट या नेशनल यूनिटी अगर डेवलप हो जाएगी तो उनका जो शासन है, उनका जो एम्पायर है, वो पल भर में या कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे बेस्ट जो मीडियम है, वो ये है कि हिंदू मुस्लिम या फिर ये जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है इंडिया में, उसको बढ़ाया जाए और उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज किया जाए। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रशासन, हमारा शासन, हमारा एम्पायर बना रहे। तो नेशनलिस्ट फीलिंग या राष्ट्रवादी आंदोलन जो विकसित हो रहा था, उसको कमजोर करने के लिए, जो एकता है उसको तोड़ने पर ब्रिटिशर्स पूरी तरह से फोकस्ड थे। ठीक है, विद्रोह के आफ्टर बाद, यानी विद्रोह के फौरन बाद, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन लोगों ने मुसलमानों का दमन करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को डिमोलाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उनकी जमीन और जायदादों को हड़पना शुरू कर दिया गया, उनको जब्त करना शुरू कर दिया गया, बड़े पैमाने पर उनका डिमोलाइजेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने हिंदुओं को क्या किया है, अपना पक्षकर बताया है, अपना तरफदार बताया है, किसे, हिंदुओं को। तो हिंदुओं को अपने साइड लिया है, हिंदुओं को अपने पक्ष में लिया, और मुसलमानों के ऊपर इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई, उनकी जमीन जायदादों को जब्त कर लिया गया। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे मुस्लिम्स का हाथ है, मुसलमानों का हाथ है, मुसलमानों की वजह से ही इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था, और इसकी वजह वो मुसलमानों को भी मानते थे। ठीक है, और इसीलिए आफ्टर द रिवोल्ट उन्होंने मुसलमानों के ऊपर काफी दमनकारी नीति का पालन किया और हिंदुओं को अपना पक्षकार बताया। लेकिन ये जो पॉलिसी थी, जिसमें हिंदुओं को अपना पक्षकार और मुस्लिम्स को अपने अगेंस्ट की जो पॉलिसी थी, वो 1870 तक आते आते पलट दी जाती है, इसे उलट दिया जाता है, और इस दौरान ये मुस्लिम्स के हितैषी बन जाते हैं और मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, और हिंदू इनके अगेंस्ट चले जाते हैं और हिंदुओं के ये विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी को फॉलो किया जाने लग जाता है 1870 तक, और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में अगेन यहाँ पे खाई पैदा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, राज करो, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिसमें इन्होंने एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से, ठीक है, राजा को प्रजा से, एक प्रांत को दूसरे प्रांत से लड़ाने की भूमिका निभाई है। चाहे आप आर्मी में देखें तो आर्मी में अलग अलग नाम से, जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम से रेजिमेंट बनाए गए थे। ठीक है, अगर हम प्रशासन में बात करें तो भी धार्मिक रूप से पदों पर नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, इलेक्शन में बात की जाए तो धार्मिक या जातीय आधार पर सीटें डिक्लेयर की जाती थी। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने के जो काम थे, जो ब्रिटिशर्स ने किए थे, और उसके पीछे का बेसिक रीजन ही यही था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो नेशनल मूवमेंट है, उसे कमजोर किया जा सके या उसे शुरू ही ना होने दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं, दूसरी जो इम्पैक्ट हम देखते हैं या दूसरा जो हम टॉपिक देखते हैं वो ये है कि इन्होंने जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो शिक्षित भारतीय थे, उनके साथ अब इनकी क्या पॉलिसी है, इसको समझते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, एक प्रकार से एनिमिटी या एक प्रकार से दुश्मनी ले ली है, या दुश्मन बन चुके हैं कौन, एजुकेटेड इंडियंस। तो एनिमिटी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजुकेटेड इंडियंस के बारे में, शिक्षित भारतीयों के बारे में। शिक्षित भारतीयों के साथ अब अंग्रेजों ने कौन सी पॉलिसी अपनाई है? दुश्मनी पूर्वक या दुश्मनी की नीति को अपनाया है। ठीक है, ठीक है। तो 1857 के पहले तक अगर हम बात करें, और जो हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स काफी धीरे धीरे इस एजुकेशन को इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे थे, धीरे धीरे इस शिक्षा को भारत में ला रहे थे। तो काफी धीरे धीरे ये पॉलिसी थी कि शिक्षा पर खर्चा किया जा रहा था इंडियंस की, धीरे धीरे शिक्षा इंडियंस को दी जा रही थी। काफी स्लोली ये वर्क हो रहा था, काफी स्लोली ये काम हो रहा था। 1813 के चार्टर में ये प्रावधान था कि 1 लाख रुपीज शुड बी स्पेंड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, बट 1823 तक वो दिया ही नहीं गया। ठीक है, इतनी छोटी सी रकम भी नहीं दी गई ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, 1833 और 1835 की बात करें तो 1835 में मेकाले ने जब इंडियन एजुकेशन या भारतीयों की शिक्षा के लिए पूरा सिस्टमेटिक जो प्रावधान बनाया, और भारत में ब्रिटिश लिटरेरी और ब्रिटिश साइंटिफिक जो एजुकेशन थी, या जो वेस्टर्न लिटरेरी और साइंटिफिक एजुकेशन थी, उसका मीडियम तय किया गया कि इट शुड बी गिवन इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि उनके जो क्राइटेरिया थे, उनके जो प्रावधान थे, उनको पढ़ाने के लिए जो जरूरत थी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही थी। ये बात बोलकर इंग्लिश को माध्यम बनाया गया और वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंडियंस को देने की कार्य शुरू हुए। हालांकि इनिशियल लेवल पर उन्होंने माध्यमिक और जो उच्च वर्ग के कुछ भारतीय थे उन्हें शिक्षा दी गई, और ये पॉलिसी अपनाई गई कि जो एजुकेटेड इंडियंस हो जाएंगे वो दूसरे लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत कुछ कुछ लोगों को शिक्षा देने की पॉलिसी पर काम किया गया। ठीक है, अच्छा 1833 में हम बात करें तो भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना शुरू किया। 1835 में मेकाले इंग्लिश मीडियम को माध्यम बना देते हैं। तो ये धीरे धीरे से शिक्षा का प्रचार शुरू हो जाता है। 1857 में 1857 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857 इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। और जो हायर एजुकेशन थी उसका प्रचार काफी तेजी से होने लग जाता है। ठीक है, उच्च शिक्षा का प्रसारित की जाने लग जाती है। अब क्या होता है, जब 1857 का रिवोल्ट होता है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जो एजुकेटेड इंडियंस की कम्युनिटी थी, जो शिक्षित भारतीय थे, वो इस रिवोल्ट के दौरान विद्रोहियों के सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, दे आर सपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो रिवोल्ट था ये सही नहीं था, ये रिवोल्ट करने वाले जो लोग थे वो सही नहीं थे, क्योंकि ये रूढ़िवादी लोग थे, ये ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ऐसा ये एजुकेटेड कम्युनिटी को लगता था। और एजुकेटेड कम्युनिटी या एजुकेटेड इंडियंस को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए हैं, ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के व्यूज थे, इस तरह के विचार थे इन एजुकेटेड इंडियंस के। ठीक है, 1857 के पहले, 1857 के दौरान, और चूंकि इन्होंने रिवोल्ट के समय अंग्रेजों को मदद की, अंग्रेजों की हेल्प की, अंग्रेजों को सपोर्ट किया, ना कि रिवोल्ट करने वाले जो विद्रोही थे उनको सपोर्ट किया। तो यहां तक अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की जो व्यूज थे, अंग्रेजों की जो आइडियाज थे, ठीक है, वो अनुकूल थे, वो सही थे, वो सपोर्टिव थे एजुकेटेड इंडियंस के प्रति। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि शिक्षित भारतीयों के प्रति ये जो अनुकूल दृष्टिकोण थे वो क्या हो जाते हैं, जल्दी ही पलट जाते हैं, जल्दी ही उलट जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इनके जो व्यूज थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्ट क्यों हुए हैं, कन्वर्जन ऑफ व्यूज ऑफ ब्रिटिशर से ऐसा क्यों हुआ है टुवर्ड्स ये एजुकेटेड इंडियंस? तो देखिए अब क्या होता है कि अनेक जो क्या होता है कि जो ये एजुकेटेड लोग थे, जो शिक्षित भारतीय थे, ये आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगते हैं। ठीक है, दे एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने इस मॉडर्न नॉलेज के बल पर, अपने इस आधुनिक ज्ञान के बल पर इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साम्राज्यवादी चरित्र का, ठीक है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस साम्राज्यवादी चरित्र का क्या करने लग जाते हैं, विश्लेषण करने लग जाते हैं, उसका एग्जामिनेशन करने लग जाते हैं, उसे एग्जामिन करने लग जाते हैं। और फिर इन्हें पता चलता है कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या
हार्म्स है हमारे लिए, क्या नुकसान है इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए। धीरे धीरे इन्हें ये आइडिया डेवलप होने लग जाता है, धीरे धीरे ये बातें इन्हें पता लगने लग जाती है कि इस इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, ठीक है। और देखिए जब ये एजुकेटेड होने लग जाते हैं, जब ये शिक्षित होने लग जाते हैं, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग सामने रखने लग जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब इफ दे आर एजुकेटेड देन अब वो क्या काम करेंगे, तो दे आर डिमांडिंग फॉर फॉर वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तब ये प्रशासन में भारतीयों की मांग करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जब ये होता है, ठीक है, जब ये बातें होने लग जाती है तो डिस्प्यूट बनने लग जाता है, तब विवाद बनने लग जाता है, और इस दौरान फिर ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ दुश्मनी की नीति अपनाते हैं। देखिए जनता के बीच राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन करने लग जाते हैं ये लोग, ठीक है। पब्लिक के बीच में क्या कर, देखिए जब इनको पता चलने लगा है कि जो इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है और किस तरह से ये इंडियंस और इंडिया के लिए हार्मफुल हैं, देन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में जाकर राष्ट्रीय आंदोलन को संगठन या राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन करने लग जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे ये धीरे धीरे नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट को, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे स्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने ही 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट कर लिया। इसके पहले भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के स्टेब्लिशमेंट के पहले, और ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब के पीछे जो लोग थे वो एजुकेटेड थे, वो सब शिक्षित थे, ठीक है ना। तो इन एजुकेटेड इंडियंस के माध्यम से जब ये सारी एक्टिविटी होने लगी तो ब्रिटिश अधिकारी लोग, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करनी शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा के प्रति इन लोगों ने दुश्मनी बना ली है, ठीक है। और इन्होंने काफी कोशिशें की, काफी प्रयत्न किए कि उच्च शिक्षा के प्रचार को भारत में रोका जाए, हायर एजुकेशन के प्रमोशन को इंडिया में रोका जाए, ठीक है। और जो इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट होते थे उनके साथ ये काफी अपमानजनक व्यवहार किया करते थे, उनको काफी नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, उन्हें बाबू कहकर क्या किया करते थे, इंडिकेट किया करते थे, जो और इस तरह से अपमान किया जाता था भारतीयों का। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमिटी टूवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1857 के दौरान और उसके पहले तक और उसके थोड़ा बाद तक भी एजुकेटेड इंडियंस के प्रति काफी अनुकूल या काफी सही या सपोर्टिव व्यूज थे ब्रिटिशर्स के। लेकिन धीरे धीरे जब इन एजुकेटेड इंडियंस ने एग्जामिन करना शुरू किया कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश या इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने इनके खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन या डिमांड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जब शुरू की तो अंग्रेजों ने हायर एजुकेशन या एजुकेटेड इंडियंस के खिलाफ दुश्मनी की नीति को अपनाया, ठीक है। चलिए 7 नंबर के हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, 7वें पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वो अब हम बात करेंगे रिलेशंस विथ लैंडलॉर्ड्स, या फिर लैंडलॉर्ड्स के प्रति अब क्या संबंध है, लैंडलॉर्ड्स के प्रति इन्होंने क्या नीति अपनाई है, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदार या फिर भूस्वामी। देखिए अब जमींदार और भूस्वामियों की बात करें, लैंडलॉर्ड्स की अगर हम बात करें, ताल्लुकदारों की अगर बात करें, तो अंग्रेजों के लिए ये थोड़े से हेल्पफुल थे, अंग्रेजों के लिए थोड़े से सपोर्टिव थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने रिवोल्ट के बाद इनके साथ भी फ्रेंडली पॉलिसी को अपनाया है, मित्रतापूर्ण नीति को अपनाया है। जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों के साथ मित्रतापूर्ण नीति अपनाई, जिस तरह से अंग्रेजों ने इंडियन रूलर्स या प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे, जो भारतीय रजवाड़े थे, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश की है, क्योंकि आफ्टर ऑल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ये काफी हेल्पफुल हुए थे। और इसी तरह इन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, उनके साथ भी एक मित्रता का जो हाथ था वो बढ़ाया था, दोस्ती का जो हाथ था वो बढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि देखिए जमींदार भी नाराज थे ब्रिटिश पॉलिसी से। जैसे हम अवध की बात करें तो कई सारे ताल्लुकदारों से उनकी जमीनें छीन ली गई थी, ठीक है। और भी कई ऐसे केसेस थे जहां पे जमींदार नाखुश थे। जैसे हम बात करें बिहार के ही जमींदार ने रिवोल्ट में कदम उठाया था, रिवोल्ट के लीडर बने थे। तो इस तरह से कुंवर सिंह जो 80 ईयर ओल्ड थे और उन्होंने आरा से हम बात करें या जगदीशपुर से रिवोल्ट किया था,
तो यहाँ पे ना इंडिया के जो जमींदार थे वो भी ब्रिटिश पॉलिसी से, इकोनॉमिकल जो पॉलिसी उन्होंने इंप्लीमेंट की थी उससे उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो वहां पर भी कई जमींदारों को खतरा होता था अपनी जमीनें निकल जाने का, अपनी जमीनें वापस चली जाने का। तो इस तरह से कई जगहों पर, कई एरियाज में ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी उससे जमींदार खुश नहीं थे, और कई जमींदारों की जमीनें छीनी गई थी, उनकी उन्हें दूसरे लोगों को दे दी गई थी, ठीक है, उनको नीलाम कर दिया गया था। जमींदार खुश नहीं थे कई जगहों पर, कई बड़े बड़े जमींदार काफी ज्यादा खुश भी थे। तो अब रिवोल्ट के बाद इन्होंने क्या किया है, जमींदारों के साथ फ्रेंडली पॉलिसी अपनाई है, ठीक है। अवध की बात की जाए तो रिवोल्ट के समय या रिवोल्ट के बाद सारे के सारे जो तालुकदार थे, या जो कई सारे तालुकदार थे, तालुकदार का मतलब भी आप वही समझे, अवध में उन्हें तालुकदार कहा जाता था जमींदारों को। तो कई तालुकदारों को अंग्रेजों ने उनकी जो जमीनें छीनी गई थी वो सारी जमीनें उन्हें लौटा दी गई थी, ठीक है। और जब उन्हें उनकी जमीनें लौटा दी गई और भी कई जमींदारों को उनकी जमीनें लौटा दी गई, तो जमींदार और ब्रिटिशर्स के बीच में ठीक ठाक रिलेशनशिप बन गए थे, ठीक है। यहां तक अगर हम बात करें तो जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत स्वाभाविक नेता कहकर ब्रिटिशर्स ने उन्हें खुश करने की कोशिश की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया कि जो जमींदार हैं, जो भूस्वामी हैं, जो तालुकदार हैं, दे आर द रियल लीडर्स ऑफ इंडियंस। तो ये भारतीयों के क्या है, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल, और रियल या स्वाभाविक नेता हैं, ऐसा कहकर उनका मनोबल बढ़ाया गया, उन्हें खुश करने की कोशिश की गई, ठीक है। उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को ध्यान में रखने की पॉलिसी अपनाई है, उनके हितों और उनके अधिकारों को ध्यान में रखने की नीति अपनाई है, किसने, ब्रिटिशर्स ने। किसके, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो भूस्वामी थे, उनके हितों और उनके राइट्स को ध्यान में रखा गया है। बदले में अगर हम बात करें इन जमींदारों की, इन तालुकदारों की, इन भूस्वामियों की, तो इन्होंने भी अंग्रेजों को काफी बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है। आफ्टर रिवोल्ट और ड्यूरिंग द रिवोल्ट भी इन्होंने सपोर्ट किया था। तो आफ्टर रिवोल्ट भी इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया है, और अंग्रेजों ने इन लोगों का उपयोग किसके खिलाफ किया, किसके अगेंस्ट किया, तो इनका यूज जो अंग्रेजों ने किया है वो ये जो नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट या जो नेशनल फीलिंग्स जनरेट हो रही है इंडिया में, उसके अगेंस्ट में इन जमींदारों को ही इन्होंने क्या किया है, अपने पक्ष में रखा, ठीक है। तो इन्हें भी क्या हुआ, इन्हें भी अगर देखा जाए तो इन्हें भी ये लगने लगा कि जब तक इंडिया में ब्रिटिश शासन रहेगा तब तक ही उनकी जो स्थिति है वो भारतीय समाज में बनी रहेगी। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का खूब सपोर्ट किया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्के सपोर्टर या पक्के समर्थक के रूप में बनकर उभरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके प्रति जो पॉलिसी थी, जो रिलेशनशिप था, वो काफी मधुर था, काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर, जो कि होता है सोशल रिफॉर्म्स। तो अब सोशल रिफॉर्म्स के प्रति क्या व्यूज होते हैं अंग्रेजों के, उसको समझते हैं। व्यूज, सॉरी, व्यूज टूवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधारों के प्रति अंग्रेजों के विचार क्या रहे हैं आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको समझते हैं। देखिए अंग्रेजों का ये पूरी तरह से विश्वास था, अंग्रेजों का ये पूरी तरह से मत था कि द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट इज द सोशल रिफॉर्म दैट वाज डन बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अंग्रेजों का ये पूरा मजबूत विश्वास था कि इस रिवोल्ट का सबसे मुख्य कारण जो है, या एक इंपॉर्टेंट कारण जो है, वो सामाजिक सुधार करना है, ठीक है। जो सामाजिक सुधार इन्होंने किए थे 1857 के विद्रोह के पहले या उसके पहले, वो इस विद्रोह का एक मुख्य कारण था, वो इस विद्रोह का एक कारण था, ठीक है। जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन किया गया, सती प्रथा के अगेंस्ट में कानून बनाए गए, ठीक है। अगर हम बात करें वुमेन एजुकेशन को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ हम बात करें सबसे खास जो विधवा पुनर्विवाह थी, जो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसके बाद। और इसी तरह हम बात करें सती प्रथा के खिलाफ जो एक्ट पास हुआ है 1829 में,
जिसमें राजा राम मोहन राय का काफी ज्यादा रोल रहा। तो ये सारी जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अख्तियार की है, ये सारी जो सोशल रिफॉर्म पॉलिसीज को इन्होंने जो फॉलो किया है, जिससे इंडियन ऑर्थोडॉक्स जो भारतीय जो कट्टर लोग थे वो काफी नाराज हुए थे, और उन्हें लगा कि जो अंग्रेज हैं वो उनके सामाजिक धार्मिक परंपरागत जो नियम है उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर की पॉलिसी को अपना रहे हैं, जिससे कि वो काफी नाराज हुए। ऐसा लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऐसा लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो रिफॉर्म करना है ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे इंडियंस को या भारतीयों को ये लगता है कि हम उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके सामाजिक मामलों में या उनके अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करने किया जा रहा है। और यही एक कारण, या ये भी एक कारण था रिवोल्ट 1857 का। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे रूढ़िवादियों का, यानी कट्टर या ऑर्थोडॉक्स लोगों को सपोर्ट करना, उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया, और सोशल रिफॉर्मर्स से या सोशल रिफॉर्म्स से क्या कर लिया है, दूरी बना लिए और उनका समर्थन बंद कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अब वो ये है कि भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियां, अंधविश्वास या जो सामाजिक गलतियां हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट करने की पॉलिसी को इन्होंने नहीं अपनाया है। अब इन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। देखिए ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफी प्रॉब्लम थी। अगर वो इन रूढ़िवादियों के खिलाफ अधिनियम बनाते, ऑब्वियसली उन्हें एक्ट बनाकर समाप्त करना होता, और अगर ये ऐसा करते तो इनसे जो सामान्य लोग थे, जो कट्टर लोग थे, वो नाराज होते। ठीक है, और उनका सपोर्ट इन्हें चाहिए था। दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे ये नाराज होते, क्योंकि ये ऑब्वियसली की प्रगतिवादी हैं, आधुनिक विचार वाले हैं, तो वो ऐसी अंधविश्वासों से बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ब्रिटिशर्स के लिए थी, लेकिन आफ्टर रिवोल्ट इनके जो व्यूज थे सोशल रिफॉर्म्स के प्रति वो थोड़े से खत्म हो जाते हैं, और वो इन रिफॉर्मिस्ट को समर्थन देना, सपोर्ट देना बंद करते हैं। और किसको सपोर्ट करते हैं? दे आर सपोर्टिंग ऑर्थोडॉक्स। तो अब ये कट्टरवादी या रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर देते हैं, ये नीति अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने डिस्कस किया द होल टॉपिक दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के इस विद्रोह को हमने सक्सेसफुली या पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। अलग अलग इसके जो पॉइंट्स थे, जो फैक्ट्स थे, उनको समझने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने बात की रिवोल्ट के बैकग्राउंड की, उसके बाद हमने बात की है कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट की, फिर हमने इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट को समझा। इसके बाद हमने बात की है कि जो रिवोल्ट की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, उसको समझने की कोशिश की है। फिर जो स्प्रेड, एक्सटेंशन और जो सप्रेशन किया जाता है रिवोल्ट का, उसको समझा है। ठीक है, और फिर फाइनली हमने ये देखा कि इस रिवोल्ट के क्या इम्पैक्ट होते हैं, इस रिवोल्ट के क्या प्रभाव पड़ते हैं इंडिया के ऊपर, या नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगला जो समय आने वाला होता है उस पर। तो ये चीजें हमने समझने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस वाज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आप सब ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। दिस वाज द मोस्ट IMP टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि द इमीडिएट कॉज क्या रहा है इस रिवोल्ट का। तो आप सभी को पता है, ग्रीस्ड कार्टिजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इज द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बाकी जो मैंने आप लोगों को उसके साथ सारे के सारे जो कॉज थे, जो लंबे समय से चले आ रहे थे, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, लेक्चर नंबर 9 की, जिसमें हम बात करेंगे सम अनदर रिवोल्ट्स। अगला टॉपिक भी होगा रिवोल्ट का, लेकिन वो सारे जो रिवोल्ट हैं वो आफ्टर 1857 में हुए। 1857 के बाद भारत में जो जो रिवोल्ट हुए हैं, चाहे वो पीजेंट्री मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है।